गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चलता था बेटा टॉपिक इंटीग्रेशंस, समाकलन। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया कि समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारी बातें की, बेसिक बातें की हमने इसके बारे में, और उन्हीं बातों को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंटीग्रेशंस। हमने बेटा अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा कि जब भी आप यहां पर इंटीग्रेशन करते हो तो कब करते हैं, जब कोई वैल्यू कांस्टेंट ना हो और उसकी जो है आपको कोई फिजिकल दूसरी क्वांटिटी वो आपको फाइंड आउट करनी होती है, तब हम क्या करते हैं कि उस पार्ट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमारे पास जो आता है समेशन वीडीटी आता है, ये आता है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में निकल के आ गया। अब देखो ये समेशन जो है वो फंक्शन अगर v यहां पर जो है फंक्शन ऑफ t हो तो यहां पर जो डेल्टा x है इसके अंदर जो समेशन जो होता है वो vdt में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से यहां पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और ये कब करते हैं, जब v क्या हो, फंक्शन ऑफ t हो और यहां पर v क्या हो, कांस्टेंट ना हो। तो देखो अगर मैं यहां पर कहता हूं बेटा कि मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है, डेल्टा x इजिकल टू, या आप लिख सकते हो बेटा v इजिकल टू, देखो v इजिकल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यहां पर है। तो इसको आप यहां पर कुछ और भी तरीके से लिख सकते हो। मैं अगर कहता हूं कि ये स्मॉल x है, चेंज इन x स्मॉल है और चेंज इन t बेटा क्या स्मॉल है, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा v इजिकल टू यहां पर dx अपॉन dt। ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर है डिफरेंशिएशन हो रहा है, और इस डिफरेंशिएशन को अपन इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो dx इजिकल टू क्या है v dt, और ये मैंने यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया है। तो यहाँ पर आप इसको जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही बेटा यहाँ पर मैं और चीज लिख सकता हूँ, देखो v इजिकल टू क्या होता है बेटा, सॉरी a इजिकल टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको dv इजिकल टू a dt लिख सकता हूं, और बोथ साइड मैंने यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया है, ठीक है। आपके पास में एक रिलेशन और आता है बेटा f इजिकल टू dp अपॉन में dt, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं dp इजिकल टू बेटा कितना है f dt, और आपने बोथ साइड आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कन्वर्ट करने के लिए एक जरूरी बात होती है, वो ये होती है कि यहां पर v जो होता है कांस्टेंट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात जो यहां पर ये होती है कि v जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, फंक्शन ऑफ t होना चाहिए। यहां पे देखिए मैंने यहां पर इसको कन्वर्ट कर लिया बेटा इसमें, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे कंडीशन ये होगी जो a जो है वो है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहां पे क्या है कि a जो है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, तब ये बातें होती हैं, वरना नहीं होती हैं। ये f इजिकल बेटा dp अपॉन dt है, ठीक है। p यहां पे चेंज इन मोमेंट, dp जो यहां पर क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, ये यहां पर फोर्स है। तो यहां पे क्या कहानी होगी, इसके लिए कहानी होगी कि जो फोर्स है यहां पर वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तभी ये होता है, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और साथ में यहां पर फोर्स जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तब ये कहानी होती है। अब मैं अगर ये कह दूं बेटा कि मान लो यहां पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो, तब यहां पे क्या कहानी होगी। तो देखो जब यहां पे फोर्स कांस्टेंट होता है तब क्या कहानी होती है, सुनो बात को। तो बेटा ये तो क्या है, dp है, ठीक है। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो आपने यहां पर फोर्स को बाहर निकाल लिया और ये लिख दिया आपने t, ठीक है। अब देखें ये स्मॉल dp, ये यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये जो dp है मतलब स्मॉल p, चेंज इन स्मॉल p, वो बहुत छोटा है और उन छोटों को आपने यहां पर ऐड किया है। भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा है और तोड़ करके हमने उसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हम स्मॉल डीपी आप क्या कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो। तो स्मॉल डीपी आप ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, बड़ा डेल्टा पी बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एफ कांस्टेंट है तो ये 12 जाएगा,
अब यहां पे देखिए ये क्या है बेटा, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, यानी स्मॉल dt को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और ऐड करने के बाद में ये भी क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, तो यहां पर डेल्टा t बन जाएगा। तो देखो ये कब होता है, जब यहां पर v when f इज कांस्टेंट, तब ये कहानी होती है। जब f कांस्टेंट हो तब ये कहानी होती है। अब यहां पे ये क्या हो रहा है, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है बेटा, मल्टीप्लाई तो है, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन या यहाँ पे कोई आप कह सकते हो बेटा कोई दूसरी थोड़ी हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये f यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो वास्तव में जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर हाँ इसके लिए मैं कहता हूँ बेटा, मान लो a क्या है, कांस्टेंट है। जब a यहाँ पर कांस्टेंट है तब मैं यहाँ पर क्या कहानी लूंगा, तो देखो मैंने कह दिया यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। जब a कांस्टेंट हुआ तब यहाँ पे क्या कहानी हुई, तो देखो ये dv है और a क्या आ जाएगा, बाहर जाएगा, और ये dt हो जाएगा। तो ये dv क्या है, स्मॉल dv डेल्टा भी हो जाएगा बेटा, और ये a बाहर है और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा t हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। जब वो कांस्टेंट ना हो तब वो, और फंक्शन ऑफ बेटा क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, तब वो जो है उसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तब हम समझ गए हैं क्लियरली कि इंटीग्रेशन कब करते हैं और इंटीग्रेशन जो है कब नहीं करते हैं। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट ना हो तब वहां पर हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अगर कांस्टेंट हो तो मैंने ये कहा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहां पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, चेंज हो रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए इंटीग्रेशन लेकर के आओगे, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्टली उसकी जो वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर अब देखो इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का, बिल्कुल, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस। फर्स्ट है बेटा लेते हैं हम इंडेफिनेट जो है इंटीग्रेशन। अब देखो इंडेफिनेट क्या चीज होती है, हिंदी में बोलते हैं बेटा अनिश्चित समाकलन। देखिए इसमें क्या कहानी होती है, बहुत ही मजेदार है बेटा। आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसी से क्लियर होंगे। केवल फॉर्मूले से आपको पता नहीं चलेगा, आप इंटीग्रेशन कर लोगे लेकिन पता ही चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो सारी चीजें जो होती है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और उस चीज के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। तो देखिए बेटा यहां पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है, अनिश्चित समाकलन क्या होता है। देखो मैंने कहा था बेटा यहां पर सुनना बात को, कि देखो डेल्टा एक्स v इज इक्वल टू बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। इसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, या आपको मैं स्टार्टिंग से ले जाता हूं, परेशान नहीं होंगे आप। देखो कैसे, v इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, dx अपॉन में dt है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको इधर लेके आइए, बिल्कुल जीरो से ले रहा हूं बेटा। मैं ये सोचता हूं आपको कुछ पता नहीं है इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आप ये तो आपको पता बेटा, खूब पढ़ा चुका हूं, ये आपके पास में आ गया। अब आप क्या करोगे, इसका बोथ साइड आप इंटीग्रेशन ले लोगे। फिर देखिए ये क्या है बेटा, ये आपके पास में डेल्टा एक्स है, क्या है, डेल्टा dx है यहां पर। तो इसका क्या कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये स्मॉल dx जुड़ करके बड़ा डेल्टा एक्स हो जाएगा। सिंपल, यहां पर ये जो है v dt ही रहेगा। मैंने कहा यहां पर v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बट v जो है फंक्शन ऑफ t है, तब ये कहानी यहां पर हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है, डेल्टा x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं वैसे बेटा x2 माइनस का x1, और मैं लिख दिया इसको v dt। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं, तो x2 इज इक्वल टू v dt और प्लस का x1। कोई डाउट, नो डाउट। अब देखिए ये कोई x की कोई फाइनल वैल्यू जो है वो निकल के आपके पास में आ रही है,
ये क्या है, x की फाइनल वैल्यू है वो निकल के आ रही है, और मैंने कह दिया कि ये जो फाइनल वैल्यू वो कितनी है, मैंने मान लिया वो कितनी x है। ओके, और ये है VDT। अब इस x1 को मैं यहां पर नाम देता हूं, यहां पर C। क्या नाम देता हूं, C नाम दिया है यहां पर। बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये C कैसे आया, भाई मैंने कह दिया ना भाई कि भाई मैंने इसको क्या नाम दिया, इसको मैंने कह दिया कि ये x है, और इसको मैंने बोल दिया क्या ये C है यहां पर। तो ये यहां पर C क्या है, C यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बेटा। क्या है यहां पर, इंटीग्रेशन यहां पर कांस्टेंट है। C यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है यहां पर, ठीक है। और वास्तव में ये होता क्या है, ये है कि रियल में सर ये जो आ रहा है C, ये यहां पर x की इनिशियल वैल्यू है, x की इनिशियल वैल्यू है यहां पर। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये यहां पर कोई भौतिक राशि आपको जो दे रखी होगी ना, उसकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है यहां पर। तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये यहां पर C है क्या, रियल में C क्या है, ये तो सब पता बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे जो आप फिजिकल क्वांटिटी गेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी क्या है, ये यहां पर इनिशियल वैल्यू है यहां पर, ठीक है। ओके, तो अब देखो मेरी बात सुनो, बढ़िया तरीके से सुनना बेटा, कि सर आपने ये तो बता दिया और आपने कह दिया कि ये जो है यहां पर ऐसा होता है। अब देखो इस चीज को तो मैं सॉल्व कर लूंगा भाई, यहां पर मैं इंटीग्रेशन है हो रहा है यहां पर, तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा करके इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं ये कैसे लेकर के आऊंगा, ये मैं लेकर के अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तो इसका फाइनल वैल्यू पता है, ये तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप जब तक इसकी वैल्यू नहीं निकालोगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, इसकी वैल्यू तो क्या है, ये सारी है, ओके, ठीक है। अब ये वैल्यू तभी निकालोगे ना जब आपको ये पता होगा, ये तो आप इंटीग्रेशन से निकाल लोगे, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू तभी आएगी ना जब इसकी वैल्यू पता हो, इसकी वैल्यू पता हो, इसकी वैल्यू आप इंटीग्रेशन निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपके पास में x नहीं आएगा। तो अभी तक इस x का जो मान है डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो क्या है, इनडेफिनेट है। क्या है यहां पर, इनडेफिनेट है यहां पर, यानी कि अनिश्चित है। क्या है यहां पर, अनिश्चित है। तो इसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये होता है यहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी तक आपको C की वैल्यू पता नहीं, और जब तक आप C की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपको इसमें x की वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यहां पे कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट है इसकी, वो समझने वाली है। कौन सी बात है, देखो पहली बात तो ये आपको पता चलना चाहिए कि मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लगाया है इस पर, ये यहां पे क्या आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा, अब इसकी चर्चा नहीं करता हूं, ठीक है। ये मुझे मिला क्या है, ये मुझे यहां पर कोई x है, उसकी कोई फाइनल वैल्यू मिल गई है, x की फाइनल वैल्यू मिली है मुझे यहां पर, ठीक है। सर यहाँ पे आपको x की फाइनल वैल्यू मिली है, यानी कि x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली है। दूसरा, आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है, और साथ में बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, C आ रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हुआ अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मैं लेता हूं बेटा यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन ले रहा हूं यहां पर। तो देखो इसकी क्या कहानी है, सुनो। तो यहां पर मैंने इस चीज को लिया है, तो देखो मैं कहता हूं बेटा मैं इसके आगे ही ले रहा हूं। तो देखो मैंने कह दिया कि जो मेरे पास में x1 आया है, कोई मेरे पास टाइम t1 है, और उस टाइम t1 पर मेरे पास के अंदर जो x1 जो निकल के आता है वो निकल के ये आता है vdt प्लस का c है और टाइम का t1 है। आ गया भैया, भाई कोई समय है मेरे पास, यहाँ पे मैं 2x ले रहा हूं बेटा, तो एक x1 लिया वो t1 समय के अंदर लिया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास में क्या आया, x1 जो है वो इतना निकल के आया। अब मैं सेकंड जो x2 ले रहा हूं वो मैं ये ले रहा हूं, देखो vdt और प्लस का c है, और ये यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, t2 ले लिया। जो सेकंड जो मेरे पास में क्या आया, ये t2 आया,
ये x2 आया, ये x1 मेरे पास में ये रहा और x2 मेरे पास में ये रहा। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, देखो आगे करते हैं इसको। देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं x2 माइनस का x1 कर रहा हूं, कर सकता हूं भाई। तो x2 जो है यहां पर कितना है बेटा, ये है t2 v dt प्लस का c, ओके माइनस लगाऊंगा और ये t1 v dt प्लस का c, ठीक है। ये देखो प्लस का c है, यहां बाहर माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट, यानी कि c का मामला फिनिश। अब मैं इसको लिख सकता हूं x2 माइनस का x1 इजिकल टू t2 v dt माइनस का t1 v dt। यहां पर कोई c का मामला ही नहीं आया है, हमारे पास कुछ c नहीं है, c का कोई पंगा है ही नहीं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं मैथमेटिकली यूं लिख सकता हूं v dt, ये नीचे है लोअर लिमिट और ये ऊपर है तो ये अपर लिमिट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, ये डेल्टा x इजिकल टू v dt और ये t1 और ये t2। यहां पर आपने क्या देखा, आपने यहां पर ये देखा कि सर ये लोअर लिमिट थी और ये अपर लिमिट थी, तो आपने यहां पर ये लोअर लिमिट लिखा, नीचे क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट लिखते हैं, ये लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है, और ये आपने इंटीग्रेशन कर दिया और ये क्या है, डेल्टा x है, तो ये डेल्टा x मिल गया। तो हमारे पास जो है वो निकल के ये आया है कि डेल्टा x इजिकल टू वी डी टी t1 से t2 तक। ये यहां पर जो है ये इसकी लिमिट है कि भैया t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक जो है आपको डेल्टा x जो है वो फाइंड आउट करना है, तो यहां पर ये निकल के आ जाता है। अब यहां पे देखो c का कोई पंगा है ही नहीं, c इसके अंदर है ही नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो इसके अंदर नहीं है। जब ये नहीं है तो बेटा आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन आप जो फॉर्मूला है वो आप इसमें अप्लाई करोगे और अप्लाई करके आप इसके अंदर डेल्टा x निकाल दोगे। जब डेल्टा x मिल जाएगा तो यहां पर आपको c की कोई हेडक नहीं है, जब c की कोई हेडक ही नहीं है तो आपके पास में यहां पर प्रॉपर डेल्टा x जो है वो मिल जाएगा। तो जब वो मिल गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या है, डिफाइन है, डेफिनेट है इसका मान। इसका मान क्या है, डेफिनेट है इसका मान। डेफिनेट है इसका मतलब निश्चित है इसका मान, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस, निश्चित समाकलन बोलते हैं इसको। और इसके अंदर कोई पंगा नहीं है, सी का कोई इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आया है, देखो हमारे पास यहां पर इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्या है, देखो रिजल्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस चीज को ध्यान से देखना। रिजल्ट क्या है, जब मैं यहां पर डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास में क्या निकल के आता है, x इजिकल टू वी डी टी इंटीग्रेशन और c, ये निकल के आता है मेरे पास में, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर जब सेकंड डेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास के अंदर डेल्टा x जो आता है वो वी डी टी और ये t1 है और ये यहां पर t2 है, ये निकल के आता है। यहां से मिला बेटा ये सब चीजें, ये निकल के मेरे पास में चीजें आती हैं। तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि सर जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, अनिश्चित समाकलन आएगा, तब साथ में क्या आएगा, c आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहां पर जो आप इसको ले रहे हो, यहां पे कोई पावर नहीं, कोई लिमिट नहीं लगी होगी, यहां पे कोई भी लिमिट लगी हुई नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर सेकंड जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है, निश्चित समाकलन होता है, उसमें क्या खास बात होती है, उसमें खास बात ये होती है कि सर इसमें c कांस्टेंट जो है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो नहीं आता, ठीक है।
दूसरी अच्छी वाली बात ये है यहां पर कि यहां पर क्या लगती है, लिमिट लगती है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इसका सॉल्यूशन जो होता है ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। और ये जो हमें मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमें जो मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है, डेल्टा एक्स मिलता है। क्या मिलता है, डेल्टा एक्स। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी वो डेल्टा के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बेटा यहां पे भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहां पे भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कुछ और मिलेगा, ये वाला इंटीग्रेशन करेगा तो हमें कुछ और मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो वहां पर कर क्या रहे हैं। जब आप लिमिट नहीं लगाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। जब आप लिमिट लगाओगे और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, निश्चित समाकलन करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो यहां पर अब हम समझ गए हैं कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं किसका करते हैं। पहली बात, हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट ना रहे। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन हम जब ये बोलूं मैं कि जो f जो है, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, तब उसको क्या सॉल्व करोगे, तब भाई उसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। और मान लो वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने पर आपके पास में एक स्मॉल पार्ट आ जाएगा और उस स्मॉल पार्ट को आप मल्टीप्लाई करके उसको आप ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने पर हम क्या करते हैं, उसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं। ऐड करने को हम समेशन बोलते हैं, और समेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन में जो चेंज तब होता है जब वो क्या है, फंक्शन ऑफ टी हो। फिर उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा और उसके बाद में इनडेफिनेट जो है इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन हमने यहां पर पढ़ लिए। ठीक है, इसका आपको बहुत जबरदस्त इसका आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखो कैसे, जैसे वर्क का जो फॉर्मूला है सब बच्चों को पता है। ठीक है, टारगेट वालों को तो पता ही बेटा, जो 10th से आए उनको भी पता है कि वर्क जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये आप छोटी क्लासों में खूब पढ़ चुके हो बेटा, 10th में भी पढ़ चुके हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर बल इंटू विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, वर्क होता है। लेकिन यहां पर ये कब लगता है, ये तब लगता है जब यहां पर क्या हो, फोर्स क्या हो बेटा, यहां पर कांस्टेंट हो, तब यहां पर ये लगता है। फिर देखिए, मैं यदि कहता हूं इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है, तब आप यहां पे क्या करोगे, तो देखो तब यहां पे क्या कहानी करते हैं अपन। तब आप क्या करोगे, वर्क को फाइंड आउट करने के लिए आप ये लगाओगे, लगाते ही नहीं लगाते, एफ का आप क्या करोगे, यहां पर फोर्स को यहां पर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, तब का क्या आएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। मान लो मैंने यहां पर इसी में कह दिया कि मान लो जी फोर्स कांस्टेंट है, तो कोई गल नहीं बेटा, फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क इज इक्वल टू एफ कांस्टेंट बाहर निकल गया और ये डी आर हो गया। ये डी आर स्मॉल डी आर को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा डेल्टा आर हो जाएगा। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो होता है। तो देखो फोर्स कांस्टेंट होते ही हमारे पास जो है ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, तो वर्क जब आपको फाइंड आउट करना होता है तब आप यहां पर क्या करते हो, जब फोर्स कांस्टेंट हो तो आप सिंपल मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हो। अब जब फोर्स कांस्टेंट ना हो तब आप क्या करते हो, यहां पर इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक करना होगा ये आपको लिमिट लगा देगा। आप बोलोगे सर आपने यहां पर जो है मान लो मैं कहता हूं भैया ये यहां पर R1 है और ये R2 है, मैंने यहां पर लिमिट लगा दी तो देखो सर यहां पे क्या आना चाहिए, डेल्टा W आना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि जहां यहां पर जो लिमिट लगी हुई हो तो हमारे पास जो मिलता है वो चेंज मिलता है। तो चेंज मिलता है तो इसका मतलब आपको यहां पर W पे क्या लगाना चाहिए, चेंज लगाना चाहिए। आपने लगाया नहीं, आपने खोटा कर दिया। नहीं, मैंने यहां पर कोई गलत नहीं किया है। तो फिर आपने चेंज क्यों नहीं लगाया, बताते हैं बेटा चेंज क्यों नहीं लगाया। देखो रियल में होता क्या है, रियल में जो W जो होता है वास्तव में क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है।
वर्क एनर्जी थ्योरम से W क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क का नाम भी क्या बेटा, चेंज है। वर्क का नाम ही क्या, चेंज है। तो वर्क का जब नाम ही चेंज है तो आप इसको दोबारा बोलोगे या चेंज। यहां पर शाहरुख खान का नाम क्या है, सर शाहरुख खान, ऐसा नहीं होता। शाहरुख खान का नाम शाहरुख खान ही है, शाहरुख खान नहीं है। तो यहां पर चेंज इन वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क नाम ही क्या है, चेंज क्या है। तो इस कारण यहां पे आप कभी भी डेल्टा W नहीं लगाओगे। और हम पढ़ते भी हैं कि कहीं पर भी W जो होता है डेल्टा W नहीं लगाते हैं, जबकि ये वास्तव में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। और आपने कहा था सर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो आप डेल्टा लगाते हो, यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क का नाम भी क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। तो यहां पर हम जो है इस चीज को इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए एक चीज हम और ले लेते हैं। यहां पर मेरे पास F इजिकल बेटा क्या है, dp/dt है, ठीक है। और मैंने यहां पे ये कह दिया मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो आप क्या करोगे बेटा, F dt। ये कब करोगे बेटा आप यहां पर, ये तब करोगे जब फोर्स यहां पे कांस्टेंट ना हो। जब कांस्टेंट ना हो तब हम इसको यहां पर इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप इस पे लिमिट लगा सकते हो बेटा, कैसे, देखो ये स्मॉल dp बड़ा डेल्टा p हो जाएगा, और यहां पर f है, डेल्टा t है, और ये t1 है और t2, ये इसकी लिमिट लगी। तो देखो हमें क्या मिल रहा है बेटा, चेंज ही मिल रहा है। अब मैं यहां पे ये बोलता हूं कि ना सर मैं तो कह दिया फोर्स यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई ना, फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को आप बाहर निकालिए और इसको आप dt लिखिए। तो यहां पे जब इसको मैं dt लिख दूंगा तो स्मॉल dt बड़ा डेल्टा t, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डेल्टा p इजिकल टू f डेल्टा t बन जाएगा। और ये हम करते भी हैं, लेकिन कब करते हैं कि जब यहां पर f क्या हो, यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा, f क्या है, कांस्टेंट है। f यहां पर क्या हो, कांस्टेंट हो, तब यहां पर ये कहानी होती है। तो अब हम डिटेल में अच्छे से समझ गए हैं कि भैया इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, और इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है, और किस तरह से समेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और किस तरीके से हमारे पास में जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, एन समाकलन आता है, उससे हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, यहाँ पे लिमिट नहीं लगती। और यहाँ पर ये क्या होता है, इनिशियल, ये क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। और रियल में इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम क्या होता है, जो होता है क्या नाम होता है इसका, ये इनिशियल वैल्यू होती है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की। फिर बेटा हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, और उससे हमें क्या मिलता है, डेल्टा x मिलता है, और उसमें क्या लिमिट लगती है, और उसके अंदर जो है c नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अगर कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन के बारे में जाना कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हम इंटीग्रेशन पे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बताएंगे, और बताने के बाद अब आप अगर आप फॉर्मूले लगाते हो तब आपको अच्छे से समझ आपकी जो है अब डेवलप हो चुकी है कि भाई हम समाकलन जो कर रहे हैं तो उस समाकलन के अंदर, उस इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूं बेटा सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका, देखो भाई आपको यहां पर जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो उस इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन फॉर्मूलों के बगैर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हम लिख रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो देखो क्या है इसका फॉर्मूला, मैंने कहा यहां पर xn dx, ठीक है। तो जब भी ऐसा आए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप यहां पे देखोगे कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किस तरीके का होगा। तो देखो x n+1 बटा n+1, तो इसकी जो एक पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और बटे में वो पावर नीचे आ जाती है। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और उसको सॉल्व कर रहे थे डिफरेंशिएशन को, तो उन फॉर्मूले में बात क्या आई, उन फॉर्मूले में ये बात आई
कि उसके अंदर जो पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप लिखे n+1 और ये n+1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज नहीं होनी चाहिए, वो क्या नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है ये कभी नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। यहां पर जो n है वो -1 नहीं होना चाहिए। क्यों सर? अगर मान लो हो तो क्या हो, बताते हैं अभी आपको। तो अगर ऐसा हो तो आप यहां पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे, यहां पे क्या आ गया बेटा अपने पास में 1 - 1 0 और ये यहां पर 0, ये यहां पे जो होता है बेटा 1 हो जाएगा और ये यहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी तब तो बेटा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से यहां पर आप इसको पावर जो है -1 कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसकी जो पावर 1 है वो आप नहीं लिख सकते। तो यहां पर आगे देखते हैं बेटा, यहां पर k dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो ये यहां पर क्या है, k कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा मैंने यहां पर लिमिट नहीं लगाई है, लिमिट मैंने नहीं लगाई है। जब लिमिट नहीं लगता है तो साथ में क्या आता है, c आता है। लिमिट नहीं लगता है तो साथ में क्या आता है, c आता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे साथ में क्या आएगा बेटा, c आएगा। यहां पे देखो इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो k कांस्टेंट होता है, ये बाहर जाता है, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं यहां पे dx और यहां पे बेटा c तो लिखूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने यहां पर लिमिट नहीं लगाई है। जब लिमिट नहीं होता है तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर c हमेशा आता है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूंगा। अब देखिए यहां पर ये स्मॉल dx क्या होगा, x हो जाएगा बेटा। तो ये kx प्लस का c हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा k dx हो जाएगा। फिर देखिए मैं यहां पर ex dx करता हूं, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे इसका डिफरेंशिएशन होता था वैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। तो क्या होगा बेटा, ex ही होगा यहां पर। फिर देखिए मैं यहां पर साइन, यहां पर साइन dx लेता हूं। तो जब आप इसका साइन dx लोगे तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कॉस होगा और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि देखो ये क्या है, ये इनडेफिनेट है बेटा, क्योंकि यहां पे आपने लिमिट लगाई नहीं है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, c आएगा, ठीक है। यहां पे देखो ये साइन x है बेटा, यहां पर साइन x dx है यहां पर। तो इसको जो है आप अगर इसको कंप्लीटली लिखना चाहो तो इसको आप साइन x लिख सकते हो बेटा, क्योंकि लिखने का ये तरीका जो होता है वो सही होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे इसको आप कंप्लीट लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन x dx। तो इसे होगा बेटा माइनस का कॉस x होगा। यहां पे आप लिख सकते हो बेटा कॉस x dx साइन x हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे इसका आप भी लिख सकते हो 1 जो x होता है, इसे क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन जो 1 x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log के बेस में ही x होगा यहां पर, ठीक है। तो 1 x का क्या हो जाएगा, log के बेस में ही x हो जाएगा इसका, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये इंटीग्रेशन कुछ समय इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका जो है वो काम हो जाएगा। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके नीट और एम्स के लिए बेटा ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं। फिजिक्स के अंदर जो है आपके इतने काम आ जाएंगे, ठीक है, चाहे फिजिक्स चाहे वो कोई हो। अब देखिए बच्चों यहां पर देखो, गौर से देखो कि यहां पर जो है पावर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और पावर क्या आ रही है, इसकी बटे में आ रही है। के कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है, और जब लिमिट नहीं होती है तब हम क्या लगाते हैं, यहां पर सी कांस्टेंट लगा देते हैं। ये इसके कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमने यहां पर सीखे। इसे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी होते हैं, जो फॉर्मूले जो हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन के अंदर आपको कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और अलग से दिए थे, तो वैसे ही मैं यहां पर कुछ अलग से फॉर्मूले और दिए थे, ठीक है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे देखिए क्या क्या कहानी हो रही है। अगर बेटा सिंपल dx का इंटीग्रेशन दे तो ये मान लो dx है, तो क्या होगा dx dx x हो जाएगा बेटा यहां पर,
और प्लस का c हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पावर क्या है इसके अंदर बढ़ जाती है, तो ये कोई खास बात नहीं है, बच गया था, मैंने इसको आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में होगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखें आगे कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, वो आपको ध्यान में रखने। देखो ax माइनस का b है और ये पावर का n है, तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं और इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा वो देखना आपको। देखो बेटा इसको आप x मानिए, क्या मानो इसको आप x मानो, वही तरीका है बेटा, इसको आप क्या मानो x मानो। जब आप इसको x मानोगे तो x की पावर n, इसका क्या होगा बेटा x की पावर n प्लस 1, भाई ये इसको आपने x माना ना, तो देखो यहां पे लिख सकते हो x की पावर n, इसका आप क्या करते हो, यही तो करते हो, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यही तो करते हो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, ये x है, ये n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1, ओके, ये यहां पे लिख सकते हो बेटा इसको, x आपने इसको माना है तो x माइनस का b। अब देखो यहां पे आप आगे क्या करोगे, यहां पे जो आगे है वो क्या आया हुआ बेटा, ax माइनस का b आया हुआ है, ठीक है ना। जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो x के पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती थी उसको आप यहां पे मल्टीप्लाई में देते, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन है तो ये जाएगा बटे के अंदर, ऐसे जाएगा यहां पर, तो इसको आप बटे के अंदर लेकर के आओगे, डिवाइड में लेकर के आओगे यहां पर, ठीक है। फिर देखिए बेटा सेकंड यहां पर क्या है, देखो e है ax माइनस का b है, तो इसका आप इंटीग्रेशन करके बताइए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए आप यहां पर आप इसको देखो, इसको आप ex मानिए, तो ex का क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है ex ही तो होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ e ax माइनस का b है, तो ये यहां पर e और x जगह पर यही रहेगा, ओके, इनटू ये जो a आएगा ना यहां पे, इसका भी तो होगा बेटा, x के पास होगा उसका भी इंटीग्रेशन होता है, और यहां पर जो a जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, a कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। आगे आप लिख सकते हो यहां पर देखो साइन ax माइनस का b, इसको भी लिख सकते हो, इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे यहां पर, तो देखो इसको आप साइन x मानिए, क्या मानोगे, साइन x मानोगे। साइन x क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस x होता है, माइनस का कॉस x, x क्या बेटा, यही है x, तो लिख दीजिए इसको ax माइनस का b, फिर जो x के साथ में होगा वो जाएगा डिवाइड में, वो जाएगा डिवाइड में, ऐसे बेटा यहां पर लिख सकते हो cos ax माइनस का b, फिर आप यहां पे लिख सकते हो, इसको लिखो cos से क्या होगा बेटा, साइन होगा, ax माइनस का b, cos x, इसको x मानो तो cos x का साइन x, x आपने इसको माना है तो ये लिख दिया, x के पास में जो होगा वो जाता है डिवाइड में, तो ये यहां पर इस तरीके से हो गया। मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन ax माइनस का b, तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो 1 अपॉन x का क्या होता है बेटा, log x होता है, log x, x हमने माना है ax माइनस b को, ठीक है, वो लिख दिया। अब देखो x क्या है, वेरिएबल है, तो x के पास की जो क्वांटिटी होगी वो नीचे आएगी, x के पास में, ये जरा कहना सही रहेगा कि x के पास में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या आएगी, नीचे आएगी, डिवाइड में आएगी। तो इस तरह से हमने इसके फॉर्मूले जो है वो निकाल दिए। यहां पे देखो बेटा इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर कुछ इक्वलिटी होती है, हल्की फुल्की होती है, बातें लगभग जो होते हैं, नियर अबाउट जो होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन उनमें हल्का सा फर्क होता है। देखो जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो साइन क्या होता है बेटा, कॉस ही होता है, चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे आप डिफरेंशिएशन करो, लेकिन फर्क इसमें ये कि जब साइन को आप कॉस में आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो यहां पे माइनस नहीं आता है, लेकिन यहां पे क्या आता है, माइनस आता है। वहां पे जब आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हो तब माइनस आता है, लेकिन यहां पर नहीं आता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि यहां पर x के पास में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है
डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में जाती है, लेकिन यहां पे कहां जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखनी है, वहां मल्टीप्लाई में, वहां यहां पे डिवाइड में, यहां पे साइन का जो होता है कॉस प्लस में होता है, यहां पे क्या होता है, माइनस में होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, और इन सब बातों को देखते हुए कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं और वो बोल देते हैं कि सर वास्तव में जो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्यों? मैंने बोला क्यों भाई? वो बोले देखो सर, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर कम होती है, लेकिन यहां पे जो होती है पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर बोले देखो यहां पे देखो साइन है, इसका कॉस में हो रहा है, लेकिन इसका माइनस में जा रहा है, और डिफरेंशिएशन में ये प्लस में जाता है। यहां पे देखो कॉस है, वो उसका जो इंटीग्रेशन है साइन हो रहा है, लेकिन साइन प्लस में जा रहा है और वहां पर माइनस में जा रहा है। तो उन सब बातों को मिला करके वो एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेता है कि सर यहां पर जो है इंटीग्रेशन जो है और डिफरेंशिएशन है वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। ठीक है, तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं है। आओ दिखाता हूं। फिर वो दिखाता और मुझे कि देखो सर यहां पे देखो, यहां पे देखो सर ये x है, x का आप अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको v मिलता है, और अगर v का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास में a आता है। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। फिर वो बोलता है देखो सर अगर यहां पर ये a है, v है, तो यहां पर वो बोलता है देखो सर इसका आप अगर आप a का आप इंटीग्रेशन करोगे a dt, तो आपके पास में क्या आएगा, v आएगा, और फिर आप v का आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो आपके पास में x आएगा। बोल देता और है। ठीक है ना, मैक्सिमम बेटा लोग जो होते हैं वो ये बात को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात जो है वो सही नहीं है बेटा। जिन्होंने इंटीग्रेशन को बहुत बारीकी से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, विद कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसने मैथ्स नहीं सीखी है, क्या सीखी है, फिजिक्स सीखी है, तो बेटा वो इस बात को गलत ठहराएगा। क्यों गलत ठहराएगा? देखो मैं बताता हूं बेटा, वो गलत इसलिए ठहराएगा कि देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो यहां पे कोई कांस्टेंट तो आ नहीं रहा है बेटा, तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है यहां पर भाई, इसका मतलब यहां पे क्या है, देखो बच्चों इसका मतलब यहां पे ये है कि यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे लिमिट लगी हुई है कुछ ना कुछ, और जब लिमिट लगी हुई है तो आपके पास में जो v आएगा वो v नहीं होगा, क्या होगा, डेल्टा v होगा। ये यहां पर c नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई लिमिट लगी होगी, कोई ना कोई लिमिट लगी होगी। जब लिमिट होगी इसका मतलब यहां पे x ना करके डेल्टा x आएगा। तो जब इंटीग्रेशन हम चलते हैं यहां पर तो ये x है, v है, ये a है, लेकिन इंटीग्रेशन में वापस जब रिवर्स गेयर लगाते हैं अपन तो हमारे पास जो आता है वो डेल्टा v आता है और डेल्टा x आता है। तो ये रिवर्स प्रोसेस हुआ कैसे भाई? ये रिवर्स प्रोसेस नहीं है, बोलना ही एक्चुअली में गलत है। तो जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन को बहुत बारीकी से पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा, उस बच्चे को ये पता है कि ये यहां पर ऐसा नहीं होता, ये गलत सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर v मिल रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है, डेल्टा v मिल रहा है, यहां पे x मिल रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है, डेल्टा x मिल रहा है यहां पर। ठीक है, तो जहां जहां पर भी बेटा c नहीं आता है तो वहां क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और उसमें लिमिट लगी हुई होती है। यहां पर आपके पास में कोई लिमिट नहीं है। जब कोई लिमिट में नहीं है तो आप इसमें c लगाओगे बेटा, कोई लिमिट नहीं है c लगाओगे, कोई लिमिट नहीं है c लगाओगे, कोई लिमिट नहीं है तो आप इसके अंदर c लगाओगे। क्योंकि जहां पर लिमिट नहीं होती है तो वहां पर हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, और जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो उसके अंदर लिमिट नहीं लगती और उसके बाद में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो आता है। और आपको पता है बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो क्या होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू जो होती है वो होती है। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर हम जब हम इसको पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं, तब कितनी चीजें जो होती हैं वो बारीकियों से हमें ध्यान में रहनी चाहिए। क्योंकि इतनी बारीकी से अगर हम ध्यान में नहीं रहती हैं तो हम फॉर्मूले लगा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमें कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि उस क्वेश्चन में हम जो है निकाल क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा है, हमने हर चीज को बारीकियों से देखा है कि ये क्या चीज होती है। यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कब करते हैं, इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं और उसके फॉर्मूले पढ़े। और ये जो आप बात बोलते हो बार बार
कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो भी गलत है यहाँ पर, ठीक है। और रियल में इंटीग्रेशन क्या है, एक एडवांस फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमने यहाँ पर आज इसके बारे में डिस्कस किया और इसके बारे में फॉर्मूला के बारे में जो है वो हमने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो ये सारे फॉर्मूले जो है आपके माइंड के अंदर होने चाहिए, क्योंकि मैं अब इस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो बात बनती नहीं है, ठीक है। अभी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले होंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने के लिए, फास्ट करने के लिए, तो ये आपके पास में जो है ये सारा मैटर आपकी खोपड़ी के अंदर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आओ तो एकदम बिल्कुल रेडी होकर के आना, ठीक है। और बहुत अच्छे ढंग से हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो आज के लिए बेटा काफ़ी है, नेक्स्ट अपन कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।